विद्यार्थियों, कैसे हो सब। आज अपना बायोलॉजी विषय का एक नया टॉपिक है वृक्काणु की संरचना। और वृक्काणु की संरचना बोलें या अपन वृक्क नलिकाओं की संरचना बोलें, वृक्क नलिकाएं या अपन नेफ्रॉन की संरचना बोलें, तो चाहे नेफ्रॉन का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, चाहे वृक्क नलिका लिखा हुआ आ जाए, चाहे एग्जाम में वृक्काणु आ जाए, तो अपना आंसर एक ही होना है। एक तो इस बात का ध्यान रखना विशेष रूप से। और नेफ्रॉन की संरचना की बात मैं आपको बता दूं कि जब अपन ने किडनी की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो मैंने कहा था कि किडनी में 1 मिलियन वृक्काणु पाए जाते हैं, नेफ्रॉन पाए जाते हैं, मतलब 10 लाख। तो 10 लाख जो नेफ्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कुंडलित और अकुंडलित संरचना होती है। अब बात करते हैं नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र की यदि अपन बात करें तो एक सबसे छोटी से छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन्स की संख्या मैंने आपको बता दी कि 1 मिलियन होती है, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती हैं किडनी में। और जब अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में नेफ्रॉन की जो संरचना दिखाई देती है उसके दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं। एक भाग जो मेनली ये जो पहले नुमा भाग होता है, और एक भाग होता है जो अधिकांशतः कुंडलित भाग होता है। कौन सा भाग होता है? कुंडलित भाग होता है। तो इसका जो कुंडलित भाग है मेनली, वहां कुछ पदार्थों की अवशोषण जैसी प्रक्रियाएं होती हैं, वो पूर्ण होती हैं। और कुछ पदार्थों का शरीर से निष्कासन भी करना होता है, जो शरीर के लिए थोड़े क्या होते हैं, अनावश्यक होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण इसकी स्ट्रक्चर होती है ऐसी वृक्काणु की। इसमें एक जो धमनी होती है उसको बोलते हैं अभिवाही धमनी, जो रुधिर को लाती है, और एक जो धमनी होती है वो होती है अपवाही धमनी, जो वापिस आवश्यक पदार्थों को शरीर में ले जाती है। तो ये महत्वपूर्ण ऐसी संरचना होती है किडनी की, वृक्काणु की, किडनी के महत्वपूर्ण पार्ट की। और इस पार्ट की जब अपन बात करते हैं तो इस पार्ट के अंतर्गत मेनली मूत्र के निर्माण की प्रक्रिया होती है। किसकी प्रक्रिया होती है? मूत्र के निर्माण की प्रक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत यहाँ महत्वपूर्ण जो अपनी बॉडी के लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं उनका तो पुनः रीअवशोषण हो जाता है, लेकिन जो शरीर के अनावश्यक पदार्थ होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मनुष्य यूरिया का उत्सर्जन करता है तो यूरिकोटेलिक प्राणी है, तो जो अनावश्यक नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका आगे की ओर अपन को शरीर से मूत्र के रूप में बाहर की ओर निष्कासन करना होता है। तो इसकी जब मैं बात करता हूं आपके सामने, तो ये जो आपको पहले नुमा भाग दिखाई दे रहा है इसका, इस भाग को अपन कहते हैं बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल। और ये जो गुच्छेदार अंदर संरचना दिखाई दे रही है जिसको बोलते हैं केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस, या क्या बोलते हैं अपन इसको, ग्लोमेरुलस। और केशिका गुच्छ और ग्लोमेरुलस को यदि अपन संयुक्त रूप से बोलें तो इसे कहा जाता है मेलपीगी काय, मेलपीगी काय। और ये जो वृक्कीय धमनी आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं अभिवाही धमनी, जो ब्लड को ला रही है, और इसको बोलते हैं अपवाही धमनी, अपवाही
धमनी। और इसका जो ये पास का जो भाग है ये इसका कहलाता है ग्रीवा भाग। और ये जो थोड़ा कुंडलित भाग आपको दिखाई दे रहा है ये होता है समीपस्थ कुंडलित भाग। समीपस्थ कुंडलित भाग। और ये जो अंग्रेजी वर्णमाला के यू आकार की जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है उसे बोलते हैं हेंडले का लूप। हेंडले का लूप। और ये दूर का जो आपको कॉइल पार्ट दिखाई दे रहा है, कुंडलित भाग दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित भाग। और लास्ट का जो आपको सबसे चौड़ा भाग दिखाई दे रहा है वो जो भाग होता है उसको बोलते हैं संग्रह नलिका। तो मेनली यदि जब अपन बात करते हैं अपने एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि वृक्काणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए या नेफ्रॉन की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए या उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं उसका सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपके दो महत्वपूर्ण पार्ट मैंने आपको बता दिए हैं। एक यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है मेलपीकी का है, दूसरा भाग है कुंडलित भाग। दूसरा कौन सा आएगा? कुंडलित भाग आएगा। अब कुंडलित भाग में यहां से अपन शुरू करते हैं। तो कुंडलित भाग में नंबर 1 पे तो है समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका। और नंबर 2 पे है हेंडले का लूप। हेंडले का लूप। और नंबर 3 पे है दूरस्थ कुंडलित नलिका। और नंबर 4 पे इसका पार्ट है संग्रह नलिका। ये जो महत्वपूर्ण 4 पार्ट हैं वो कुंडलित भाग के अंतर्गत आ जाते हैं। कुछ बुकों में एक अलग हो सकता है, इस पार्ट को एक अलग ही शो किया हुआ होता है। और ये जो मेलपीकी का इसके 2 महत्वपूर्ण भाग हैं, केशिका गुच्छ और बोमेन संपुट है, या इसको ग्लोमेरुलस के गुच्छे भी अपन कह सकते हैं। और कुंडलित भाग में समीपस्थ भाग, हेंडले का लूप, दूरस्थ भाग और संग्रह नलिका। तो सबसे पहले अपन को डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद अपन को इनके पार्ट्स के नाम नोटेट करने हैं कि मेनली 2 प्रमुख भाग हैं। 2 प्रमुख भाग मिलकर के निर्माण करते हैं नेफ्रॉन यानी वृक्काणु का, जिसमें एक भाग है मेलपीकी का है जिसके 2 महत्वपूर्ण भाग हैं, दूसरा भाग कुंडलित भाग है जिसके 4 महत्वपूर्ण पार्ट हैं। तो अब अपन सबसे पहले बात करेंगे मेलपीकी काय की। तो अपन को लिखना है मेलपीकी काय होता है वो वृक्काणु यानी नेफ्रॉन का क्या होता है, शीर्ष भाग होता है, अग्र भाग होता है। और ये 2 प्रमुख संरचनाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। एक केशिका गुच्छ होती है, एक बोमेन संपुट होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं बोमेन संपुट की। तो बोमेन संपुट आपके सामने है कि जो ये पहले नुमा संरचना दिखाई दे रही है आपको, जैसे मैं यहां बना दूं इसको कि ऐसी जो संरचना है, पहले नुमा ऐसी जो संरचना है वो क्या होती है, बोमेन कैप्सूल होता है, बोमेन संपुट होता है। इस बोमेन संपुट में देखिए, बोमेन संपुट की मेनली जो सल्की जो उत्तक होता है उससे बनी हुई इसकी संरचनाएं होती हैं। और इसके अंतर्गत जो ये अभिवाही धमनी आती है, कौन सी धमनी, अभिवाही धमनी आती है। ये अभिवाही धमनी और जो रुधिर की केशिकाएं होती हैं, जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वो मिलकर के यहाँ पर एक क्या आपको दिखाई दे रहा है, जाल नुमा नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। तो ये अभिवाही धमनी यहाँ पे क्या हो जाती है, कोल्ड हो जाती है, काफी कुंडलित हो जाती है। और जो रक्त की केशिकाएं होती हैं, जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उनके साथ मिलकर के क्या करता है, छनन का कार्य करने का काम करती है। मतलब छनन बोले तो छानना, यानी मैं ये कह दूं कि यहाँ पे निस्यंदन का कार्य करती है, फिल्ट्रेशन का कार्य करती है, छानने का कार्य करती है। समझ गए मेरी बात। आवश्यक और अनावश्यक पदार्थों को पृथक करने का काम करती है। तो यहाँ पे आगे देखना है, अब ये मिलकर के अभिवाही धमनी और जो रुधिर केशिकाएं होती हैं
वो मिलकर के, आपको मैंने बताया था कि मेन रुधिर वाहिनी में अपन ने पढ़ा था धमनी, शिराएं और केशिकाएं। तो ये जो यहाँ पे गुच्छे नुमा संरचना, जाल नुमा संरचना बनती है उसको अपन बोलते हैं केशिका गुच्छ, यानी ग्लोमेरुलस के गुच्छे बनते हैं। यहाँ पर मेनली क्या होता है, निस्यंदन की प्रक्रिया होती है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, यानी आवश्यक अनावश्यक पदार्थों को रुधिर से छानने की प्रोसेस क्या होती है वो यहाँ पे संपन्न होती है। डिटेल से इसके बारे में अपन नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा उसके अंतर्गत बात करेंगे, क्योंकि वहां मूत्र के निर्माण की प्रक्रिया पढ़नी है, वो इसी पार्ट के अंदर संपन्न होती है, इसी स्ट्रक्चर के अंदर संपन्न होती है। अपन को भी बात करनी है नेफ्रॉन की संरचना की केवल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब यहाँ अफवाह मैंने आपको डायरेक्शन नोटेट करती है कि ब्लड का इन होना और ब्लड का आउट होना। कुछ अपनी बॉडी के आवश्यक ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे ग्लूकोज वगैरह है, कुछ आयंस वगैरह होते हैं, उनकी बॉडी में बैलेंस के लिए क्या होती है, बहुत ही जरूरी होता है उनका बैलेंस होना। तो इसके लिए अब ये जो यहाँ ग्लोमेरुलस का गुच्छा बना है ये क्या होता है, बहुत ही पारगम्य होता है। पारगम्य होने के कारण इसके अंदर की ओर पाया जाने वाला जो उत्तकीय एपिथेलियम जो स्तर है उसके कारण क्या होता है, काफी पारगम्यता प्रदर्शित करता है। अब यहाँ मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, मेनली ये जो केशिका गुच्छ होता है ये एक विशिष्ट प्रकार की द्विस्तरीय होता है, और इस द्विस्तरीय लेयर में मेनली यहाँ पे क्या होता है, एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनको पदाणु कोशिकाएं कहते हैं। कौन सी कोशिकाएं कहते हैं, पदाणु कोशिकाएं बोल दो या पोडोसाइटोसिस या पोडोसाइट। ये जो पदाणु कोशिकाएं होती है पोडोसाइटोसिस या पोडोसाइट्स जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं क्या करती हैं, निस्यंदन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब आगे ये अपन का भाग है, इसको अपन को एक्सप्लेनेशन करना है मेल पीकी कार्य के अंतर्गत। अब नेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ कुंडलित भाग है। कुंडलित भाग के अपन ने 4 पार्ट में इसको डिवाइडेड किया है। पहला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है समीपस्थ कुंडलित नलिका। तो ये जो यहाँ का आपको भाग दिखाई दे रहा है, इस भाग को यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भाग है इसको अपन क्या बोल रहे हैं, समीपस्थ कुंडलित भाग बोलते हैं। जो इस बोमेन संपुट के गिरवा भाग और हेनले के लूप के क्या होता है, बीच का भाग होता है। अब ये समीपस्थ कुंडलित भाग यानी इसकी अपन डिफाइन कैसे करें कि मेनली बोमेन संपुट के गिरवा भाग और हेनले के लूप के बीच का जो कुंडलित भाग है उसे अपन क्या कह देते हैं, समीपस्थ कुंडलित भाग कह देते हैं। नेक्स्ट अपना शुरू होता है हेनले का लूप। तो हेनले के लूप की 2 भुजाएं होती हैं। एक भुजा होती है उसको अपन बोलते हैं अवरोही भुजा बोलते हैं, और एक भुजा होती है उसको अपन क्या बोल देते हैं, आरोही भुजा बोल देते हैं। मेनली जो समीपस्थ कुंडलित भाग और दूरस्थ कुंडलित भाग के बीच का जो, ध्यान से देखना, ये समीपस्थ कुंडलित भाग है, ये दूरस्थ कुंडलित भाग है। तो यहाँ से दूरस्थ कुंडलित भाग शुरू हो रहा है, तो ये दूरस्थ हो गया, ये समीपस्थ हो गया। तो समीपस्थ और दूरस्थ कुंडलित भाग के बीच का जो अंग्रेजी वर्णमाला के यू आकार की जो संरचना अपन को दिखाई दे रही है वो संरचना क्या कहलाती है, हेनले का लूप कहलाती है। और ये जो हेनले का लूप है इसकी 2 महत्वपूर्ण भुजाएं होती हैं। एक भुजा अवरोही होती है, समीपस्थ कुंडलित भाग की ओर स्थित होती है। दूसरी भुजा आरोही भुजा होती है जो दूरस्थ कुंडलित भाग की ओर क्या होती है, स्थित होती है। और मेनली मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो हेनले का लूप है ये भी मेनली सल्की घनाकार जो उत्तक होते हैं उन्हीं से मिलकर के बना हुआ होता है। अब इसके बाद अपन आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, तो वो है दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो जो दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है, दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है हेनले के लूप और संग्राहक नलिका के बीच का भाग होता है। यानी दूरस्थ इसलिए हो गया क्योंकि बोमेन कैप्सूल से काफी दूर स्थित हो गया। और मेनली ये जो दूरस्थ कुंडलित भाग है ये कहाँ स्थित होता है, देखिए अपन जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अपन जब किडनी को यहाँ से डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो मैं इस किडनी बना दूं यहाँ से, तो मैंने आपको नेक्स्ट पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो हेनले का लूप है वो हेनले का लूप कौन से भाग में स्थित होता है, मध्यांश भाग में स्थित होता है, मेडुला भाग में स्थित होता है। और जो नेक्स्ट का जो भाग है जिसको अपन क्या बोलते हैं, संग्राहक नलिका, वो भी कहाँ स्थित होता है, संग्राहक नलिका में क्या होता है, स्थित होता है, या संग्राहक नलिका उसमें स्थित होती है। यानी 2 महत्वपूर्ण भाग ध्यान में रखने, एक हेनले का लूप ध्यान में रखना है
एक संग्रह नलिका ध्यान में रखनी है। ये दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं, वो किडनी के मेडुला भाग में स्थित होते हैं। अब जो मेनली ये जो अपन आगे पढ़ रहे हैं, दूरस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित भाग या दूरस्थ कुंडलित भाग, और ये जो कैप्सूल गुच्छ वाला मेलपीकी काय वाला जो भाग है, ये कहाँ स्थित होता है? कॉर्टेक्स भाग में स्थित होता है। अब देखिए नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं, आगे की ओर अपन पढ़ रहे हैं, लास्ट का अपना पॉइंट है संग्रह नलिका। तो संग्रह नलिका होती है, वो क्या होती है, यहाँ थोड़ी क्या होती है, तो उसकी थिकनेस, मोटाई क्या होती है, कम होती है, लेकिन धीरे धीरे आगे जाके अपन बात करेंगे तो उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब जब यहाँ तो संग्रह नलिका, तो यहाँ इसको अपन क्या कह देंगे, बेलिनाई की वाहिनी कह देंगे। क्या कह देंगे? बेलिनाई की वाहिनी। किसे कहेंगे? बेलिनाई की वाहिनी। की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अपन कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि संग्रह नलिका का जो अंतिम भाग होता है वो काफी क्या होता है, मोटाई युक्त होता है, उसका व्यास क्या होता है, ज्यादा होता है, अधिक व्यास युक्त होता है, और अधिक व्यास युक्त होने के कारण इसको अपन क्या कहते हैं, बेलिनाई की वाहिनी कह देते हैं। अब देखिए संग्रह नलिका होती है, यहाँ अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे मूत्र के निर्माण की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मूत्रण की प्रक्रिया होती है, यानी मूत्र को उत्सर्जित करने की प्रोसेस होती है। तो ये संग्रह नलिका के बारे में डिटेल से बातें थी। तो आपको एक्सप्लेनेशन करना है तो पहले मेलपीकी काय को समझाना है, फिर कुंडलित भाग को समझाना है। एक बात और मैं बता दूं कि एक अपन ने पढ़ी थी अभिवाही धमनी, एक अपन ने पढ़ी थी अफवाही धमनी। तो जो अभिवाही धमनी होता है उसकी भी जो क्या होता है, जो उसका व्यास होता है थोड़ा ज्यादा होता है, और जो अफवाही धमनी होती है उसका व्यास थोड़ा क्या होता है, कम होता है। वैसे यहाँ पे मैंने बना दिया इसको, थोड़ा अपन ने काफी थिकनेस मोटाई में बनाया है, इसको अपन ने थोड़ा क्या बनाया है, कम व्यास युक्त बनाया है। तो आपको वैसे डायग्राम में भी शो हो रही है। तो इस प्रकार से नेफ्रॉन यानी वृक्काणु की जो क्रियाविधि है उसके दो महत्वपूर्ण भागों में वो संपन्न होती है। काफी ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में या तो वृक्काणु की संरचना पूछता है, वृक्काणु की संरचना नहीं पूछेगा तो आपको पूछेगा वृक्काणु की क्रियाविधि। तो क्रियाविधि आगे का जो अपना टॉपिक होगा जिसमें अपन बात करेंगे मूत्र का निर्माण कैसे होता है, तो वो उसी के अंतर्गत आ जाएगा। वहां उसको अपन नेफ्रॉन की क्रियाविधि बोल दें, या अपन उसको ये भी बोल सकते हैं कि मूत्र के निर्माण की प्रोसेस कैसे होती है। तो आज के इस वीडियो में अपना इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।